हेलो एस्पायरेंट्स, न्यूज़ टुडे के आज के सेशन में आपका स्वागत है। न्यूज़ टुडे के आज के सेशन में हम 23 दिसंबर की हमारी जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ कौन-सी है। आज की सबसे महत्वपूर्ण 4 खबरें होंगी हमारी। एक तो पैसा अधिनियम जो 1996 में लाया गया था, उसको 30 साल पूरे हो गए। तो इसमें जानेंगे हम लोग कि पैसा अधिनियम वास्तव में क्या है, इसकी क्या कमी है और क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। अगला है कि नीति आयोग ने भारत में उच्चतर शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण कैसे हो, उसके लिए कुछ सुझाव दिए हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। अगला है मुक्त व्यापार समझौता। हाल ही में कुछ दिनों पहले हम लोगों ने बात करी थी कि भारत ने ओमान के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता किया है। तो अब भारत ने अभी जो मुक्त व्यापार समझौता किया है वो न्यूजीलैंड के साथ किया है। तो वो प्रावधान जानेंगे, साथ-साथ में ये जानेंगे कि भारत इतने मुक्त व्यापार समझौते क्यों कर रहे हैं। अगला है वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक जो है, उसके आधार पे कुछ पता लगा है कि कितने करोड़ का जो है एक तरह से वित्तीय धोखाधड़ी बचाई गई। तो इस न्यूज़ में जानेंगे हम लोग कि वित्तीय धोखाधड़ी वास्तव में होती क्या है और कैसे उसको रोका जा सकता है। कुछ शॉर्ट न्यूज़ की भी बात करेंगे, जो कि प्रीलिम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि पहला हो गया चुनावी ट्रस्ट ट्रस्ट, दूसरा हो गया व्यक्तिगत अधिकार, एक संयुक्त राष्ट्र पराक्रम्य माल दस्तावेज अभिसमय जो है उसके बारे में बात करेंगे। वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, उसके बारे में बात करेंगे। डायरेक्ट फायरिंग साइट नेविगेशन सिस्टम, इसको लेके भारत और फ्रांस के बीच में समझौता हुआ है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं आज की हमारी पहली मुख्य खबर से। शुरू करते हैं हमारी आज की पहली मुख्य खबर से। हमारी पहली मुख्य खबर होगी पेसा अधिनियम 1996 जो है उसको 30वीं वर्षगांठ हो चुकी है। तो देखिए पेसा अधिनियम क्या था वास्तव में, हमने आपको एक थोड़ा-सा पता होगा कि 1773 17 19 1993 में 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था, उसके तहत भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था जो थी, वो कुछ अनुसूचित क्षेत्र थे, जो कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आया करते थे, उसमें लागू नहीं होता था। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो उसको लागू करने के लिए पेसा अधिनियम पारित किया गया। इसका फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया एक्ट। मतलब पंचायतों का एक्सटेंशन करना है शेड्यूल एरिया में, उसके बारे में ये अधिनियम पारित किया गया था 1996 में। तो इसका मूल क्या है कि 5वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, तो 5वीं अनुसूची के तहत आदिवासी बहुल अनुसूचित क्षेत्र जो थे, उनमें पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार करने के लिए पेसा अधिनियम 1996 में लाया गया था। और जानते हैं क्या है? तो और बेसिक बात करते हैं पेसा अधिनियम के बारे में। देखिए और क्या है, 5वीं अनुसूची जो है वो आर्टिकल 244 से संबंधित है। तो यही बात है कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए प्रावधान किए गए हैं इसमें। आर्टिकल 244 हो गया या फिर 5वीं अनुसूची में पंचायती राज क्षेत्र, पंचायती राज जो उसका विस्तार कैसे किया जाए। अब ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई पंचायती राज संस्थाओं को 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था 1993 में, उसके तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था और ग्राम, प्रखंड और मतलब ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। हालांकि ये था कि 10 राज्य जो थे, उनके अनुसूचित क्षेत्रों में उपयुक्त प्रावधान जो थे 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के, वो लागू नहीं हुआ करते थे। उनके लिए हम लोगों ने पैसा लेके और जो 10 राज्य है, कभी-कभी प्रीलिम्स में आ जाता है तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। ये जनरली जो राज्य है सारे के सारे उत्तर भारत के हैं मैक्सिमम, जैसे कि छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो थोड़ा-सा इनके बारे में ध्यान रखिए, कभी-कभी प्रीलिम्स में ये चीज़ पूछ ली जाती है। अब आगे जानते हैं, क्या है? अब जो पेसा अधिनियम है, उसके तहत क्या प्रावधान किए गए थे? तो देखिए पेसा अधिनियम जो था, उसमें ग्राम सभा जो होती है, जो पंचायती राज की एक मूलभूत इकाई होती है, उसको काफ़ी सारी शक्तियाँ प्रदान की गई थी, ताकि अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाली जो जनजातियाँ हैं, उनके संस्कृति, उनके परंपराओं, उनका संरक्षण किया जा सके। तो ग्राम सभा का सशक्तिकरण किया गया यहाँ पे और ग्राम सभा को अधिकार है कि अनुसूचित क्षेत्र में अगर कोई भूमि अधिग्रहण कर रहा है, साथ-साथ में विकास परियोजनाएँ होगी, लघु वन उपज और लघु खनिज, ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी, लघु वन उपज और लघु खनिज। जैसे स्थानीय संसाधन जो होते हैं, उन पर ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यानी कि अगर वहाँ पे भूमि अधिग्रहण करना है, कोई विकास परियोजना लागू करनी है, लघु वन उपज, जो वनों से उपज होती है लघु वाली, वो और लघु खनिज जो होते हैं, अगर उनका कुछ प्रबंधन करना है या किसी भी प्रकार की कुछ चीज़ करनी है, तो उसके लिए ग्राम सभा की मंजूरी या फिर अनिवार्य सहमति आवश्यक है। अधिकार क्या है? ग्राम सभा और पंचायतों को जो निम्नलिखित विषयों पर अधिकार या फिर निर्णय लेने के अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि
उस क्षेत्र में नशीले पदार्थ या फिर मादक पदार्थों की बिक्री या उपभोग जो है उसको प्रतिबंधित कर सकती है वहाँ की पंचायत या फिर ग्राम सभा। उसको विनियमित भी कर सकती है। भूमि संरक्षण कैसे किया जाए, उसको विनियमित कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। भूमि का हस्तांतरण कैसे किया जाए किसी विकास परियोजना के लिए या फिर भूमि अधिग्रहण अगर कोई कर रहा है किसी भी परियोजना के लिए, तो उसको हस्तांतरण किसके पास पावर होगा? ग्राम सभा या फिर पंचायती राज के पास। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में जो हाट लगते हैं, उनका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाएगा, इसके लिए भी ग्राम सभा और पंचायतों को अधिकार दिए गए। अगला है कि साहूकारी या फिर मनी लेंडिंग जो होती है साहूकार जो भारत में एक तरह से अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करते हैं पैसे बांटने का, तो उनको अगर देखा जाए तो उन पर नियंत्रण किस प्रकार से स्थापित करना है, ये भी ग्राम सभा और पंचायतों को। यानी कि बात ये है कि कोई अगर ये अनुसूचित क्षेत्र हो गया, तो इसमें मैक्सिमम जो चीजें कौन रेगुलेट करेगा? आपकी ग्राम सभा या फिर पंचायत। ठीक है, ये दो चीज प्रीलिमिनरी के हिसाब से ध्यान रखना है, लघु वन उपज और लघु खनिज, ना कि सारे के सारे खनिज और सारे के सारे लघु वन उपज। और प्रावधान क्या है? संस्कृति का संरक्षण। आदिवासी समुदाय जो है उनके पारंपरिक शासन प्रणालियां हो गए, उनके प्रथागत कानून हो गए पुराने वाले, सांस्कृतिक पहचान जो है उनको इस कानून के तहत मान्यता प्रदान की गई है और उसको संरक्षण की जिम्मेदारी भी ग्राम सभा या फिर पंचायत को दी गई है। कानून की सर्वोच्चता क्या है? जैसे कि पैसा अधिनियम जो है वो भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत बनाई गई सामान्य नियमावलियां, अगर भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत कोई और कानून पारित किया जा रहा है या फिर राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई कानून पारित किया जा रहा है, तो उसको सर्वोच्चता प्राप्त है किसको? पैसा अधिनियम को। यानी कि अगर कोई संविधान के प्रावधानों के तहत कोई एक नॉर्मल कानून पारित किया गया ए, या कोई राज्य विधानमंडल द्वारा कोई नॉर्मल कानून पारित किया बी, तो सर्वोच्च कौन होगा? आपका पैसा अधिनियम होगा, ना कि ये होंगे। यानी कि काफी ज्यादा पावरफुल शक्तियां दी गई है ताकि जो है अनुसूचित क्षेत्रों में जो अनुसूचित जो जनजातियां वहां रहती है उनके अधिकारों का, उनकी संस्कृति का, उनकी परंपराओं का संरक्षण किया जा सके। परंतु पैसा अधिनियम को इम्प्लीमेंटेशन करने में काफी सारी कमियां थी, जैसे कि 3 दशक हो गए इसको लागू करे हुए। हम इस डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको 30 साल पूरे हो चुके, तो आदिवासी स्वशासन का पूर्ण साकार ढांचा नहीं बन पाया। मतलब जो इसकी जिस उम्मीद से ये एक्ट पारित किया गया था कि आदिवासी या अनुसूचित क्षेत्रों में जो एक स्वशासन की संरचना है वो खड़ी होगी और उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे, वो नहीं हो पाए। क्योंकि कारण क्या है इसके कि देखिए, इस अधिनियम के तहत जो नियम बनाने की शक्तियां प्रदान की गई है उसके लिए कोई अनिवार्य सीमा, समय सीमा नहीं है। मतलब इस अधिनियम को तो पारित कर दिया संसद ने, परंतु नियम बनाने की जो शक्ति दी वो राज्यों को दी, तो उन राज्यों ने कोई ऐसे नियम पारित नहीं करे, है ना। तो नियम बनाने के लिए अनिवार्य समय सीमा नहीं थी कि 1 साल में 2 साल में अधिनियम पारित होने के बाद करना, तो बहुत सारी राज्य सरकारों ने नहीं किया। ग्राम सभाओं की तुलना में जो नौकरशाही होती है उसका कहीं ना कहीं जो वर्चस्व वहां पे बना हुआ है। अगला क्या है? जो फंडिंग होता है ताकि वहां पे विकासात्मक गतिविधियां की जा सके, उसके लिए फंड जो है वो कम है, कार्य का आवंटन भी कम है, और एक ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं ताकि वहां पे विकास के कार्य जो है वो त्वरित गति से और बेहतर समन्वय के साथ लागू किया जा सके, वो भी नहीं था। तो ये कमियां थी। तो कमियों के साथ अब हम सुझाव भी दे सकते हैं, या फिर सरकार जो है पैसा अधिनियम पूर्णतः लागू हो उसके लिए क्या प्रयास कर रही है, तो प्रयासों के बारे में जानते हैं। पैसा जीपीडीपी पोर्टल, ये क्या है? सितंबर 2024 में पैसा ग्राम पंचायत विकास योजना शुरू किया, पोर्टल शुरू किया। पैसा ग्राम पंचायत विकास योजना पोर्टल जो है वो शुरू किया गया। इस पोर्टल का उद्देश्य ये था कि विकास गतिविधियों की जो योजना है उसको बनाने के लिए और उनकी निगरानी करना, साथ साथ में संसाधनों का जो आवंटन है उसको सुगम बनाना, विकास गतिविधियां जो होती है उनको बनाना, उनकी निगरानी करना, और जो संसाधनों को उनको कितना आवंटन किया जाना है, कितना नहीं किया जाना है, इसको नियमित करने के लिए या फिर सुगम बनाने के लिए आपका पैसा ग्राम पंचायत विकास योजना पोर्टल जो है वो सितंबर 2024 में शुरू किया गया था। संस्थागत समर्थन वो कैसे प्रदान किया गया? जैसे कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय जो है के अंतर्गत एक पैसा सेल बनाया गया। देखिए, एक डेडिकेटेड सेल का निर्माण किया गया ताकि जो पैसा कानून है वो उसकी मूल भावना के अनुसार लागू हो सके। साथ ही क्षमता निर्माण को संस्थागत रूप देने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों, यानी कि क्षमता निर्माण हो वहां के क्षेत्रों में, उसके लिए जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जैसे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो खोले गए। क्या क्या किया गया? एक तो पंचायती राज मंत्रालय जो है केंद्रीय, उसमें पैसा सेल बनाया गया। साथ साथ में जो विश्वविद्यालय है,
जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, इसके तहत जो बात की गई वो ये बोला कि इसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे कि इस अधिनियम जो है उसका और बेहतर तरीके से कैसे इसको लागू किया जा सके। स्थानीय भाषाओं में इस अधिनियम का प्रचार प्रसार किया गया, जैसे कि प्रशिक्षण की जो पुस्तिकाएं हैं वो क्षेत्रीय भाषाओं तेलुगु, मराठी, जनजातीय भाषाओं में जैसे कि संथाली, गोंडी, भीली, मुंडारी इत्यादि में उनका अनुवाद किया गया, ताकि जो जनजातियां हैं अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाली, वो बेहतर तरीके से समझ सके कि इस कानून के वास्तव में प्रावधान क्या है और हमें हमारा अधिकार जो है वो कैसे मिलना चाहिए, उसकी प्रक्रिया क्या हो। अब इसके इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर 2 पॉलिटी में ये जो अधिनियम है बहुत ही काम का है। इस पे सवाल आ सकता हो सकता है नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये 30 साल हुए हैं और इसके बारे में डिस्कशंस होंगे अब कि 30 साल में ये कैसा लागू हो पाया, कैसा नहीं हो पाया। साथ-साथ में प्री के लिए भी बहुत काम का है। प्री में भी 1-2 बार सवाल पहले पूछे हुए हैं। आने वाले एग्जाम में इसके प्रावधानों को लेके सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। नीति आयोग ने उच्चतर शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण को लेकर एक रिपोर्ट जारी करी है। तो देखिए, जो भारत में शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, उसके लिए हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें ही प्रावधान किया गया था कि भारत में उच्चतर शिक्षा जो है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। ऐसा हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बात करी थी। तो इसका उद्देश्य है कि घरेलू उच्चतर शिक्षा तंत्र को वैश्विक स्तर पर एकीकृत प्रणाली में बदलाव करना। मतलब देखिए किस प्रकार से भारत में जो वैश्विक उच्चतर शिक्षा है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो सकता है। जैसे कि एक तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र जो है वो भारत में पढ़ने आए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो फैकल्टी है वो भारत में आए, या उनके अनुपात जो है उनमें वृद्धि हो। भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय छात्र ज्यादा से ज्यादा है, साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी है, तो ये अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा। अगला क्या है, भारत में शीर्ष वैश्विक संस्थाओं के स्थानीय परिसरों में उपस्थिति हो। यानी कि अगर जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कोई रीजनल सेंटर भारत में खुल गया, तो ये कहीं ना कहीं भारत में शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा। तो ये कि शीर्ष वैश्विक शिक्षा संस्थान जो है वर्ल्ड ओवर में, उनके जो स्थानीय परिसर है वो भारत में खुले। साथ साथ में भारत के जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनका भी भारत से बाहर विस्तार हो। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल आगे आएगा आपका, मैं आपको दिखाता हूँ। आबू धाबी में आईआईटी दिल्ली ने अपना परिसर खोला है। तो एक तो ये है कि बाहर से छात्र भारत में आए, बाहर से फैकल्टीज भारत में आए, बाहर के विश्वविद्यालय बाहर में आए, भारत में आए। साथ साथ में भारत के जो विश्वविद्यालय है वो भी विश्व स्तर पर अपना रीजनल कैंपस खोले। इस तरह से भारत में शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो सकता है। तो भारत में शिक्षा का, उच्चतर शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण क्यों होना जरूरी है? देखिए, एक बड़ी मात्रा में हमारे देश से बाहर पैसा चला जाता है, क्योंकि हमारे देश के जो विद्यार्थी है वो बाहर पढ़ने जाते हैं, बहुत सारे जाते हैं, आपने देखे होगा, है ना। पिछले एक दशक में अगर देखे जाए तो लगभग 2000% इसमें वृद्धि हुई है और 2023-24 में लगभग 3.4 अमेरिकी बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। मतलब जो बाहर विद्यार्थी पढ़ने जा रहे हैं तो वो क्या करेंगे, भारत सरकार को पैसा देंगे उसमें रुपीज में, और फिर डॉलर में कन्वर्ट कराएंगे, यानी कि पैसा भारत से बाहर जा रहा है। तो अगर वो पैसा भारत के अंदर ही रहेगा तो भारत में कहीं ना कहीं विकासात्मक गतिविधियां जो है वो बढ़ेगी। तो ये है कि भारत से बाहर विप्रेषण जाता है, तो हम अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान भारत में खोलेंगे तो भारत में ही छात्र पढ़ेंगे। अगला क्या है, गुणवत्ता का लोकतांत्रिकरण। ये कैसे है कि घरेलू जो संस्था है हमारी, वर्तमान में जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें पढ़ने वाले 97% भारतीय छात्र उच्च गुणवत्ता वाली विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, जो कि वैश्विक मानकों के अनुरूप होगी। मतलब ये है कि अगर उच्च शिक्षा जो है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा तो हमारे जो देश में जो छात्र पढ़ते हैं, है ना, 97% भारतीय छात्र, वो जो है उनको एक हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगी अगर ऐसा होगा तो। एक तो बाहर नहीं जाएंगे, साथ साथ में उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगी। अगला क्या है, वैश्विक तैयारी। भारतीय परिसरों में, मतलब भारत के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे उनमें अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क, फैकल्टी एक्सचेंज, है ना, और वैश्विक पाठ्यक्रम को शामिल करेंगे तो देश में विशाल कार्यबल को वैश्विक रूप से तैयार और वैश्विक प्रतिभा पूल में प्रतिस्पर्धा बना सकेगा। मतलब ये है कि अगर हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के हिसाब से पढ़ाई होगी, पाठ्यक्रम होगा, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम होगा, तो इससे कहीं ना कहीं होगा कि हमारे देश में जो एक विशाल कार्यबल है वो वैश्विक जो काम है या फिर वैश्विक रूप से तैयार होगा, और हमारे पास एक वैश्विक प्रतिभाओं का पूल होगा जो कि बाहर जाके काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, सबको रोजगार देना भारत में संभव नहीं है। जो हायर एजुकेशन वाले होते हैं तो वो बाहर जाके भी काम कर सकते हैं हाई स्किल्ड में। जैसे कि अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली है उसमें अधिकतर भारतीय वहां पे काम करते हैं ना। अन्य क्या है, हमारे देश से जो प्रतिभा पलायन होता है वो नहीं होगा।
प्रवासी भारतीय जो है उनका लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि प्रवासी भारतीय कहीं न कहीं भारत के हायर एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। भारत की जो वैश्विक रैंकिंग है उसमें सुधार होगा, क्योंकि भारत के अगर शुरुआत के 100 वे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो भारत के उसमें नहीं आते, या फिर आते हैं तो भी बहुत एंड में आते हैं। तो इससे क्या होगा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग है उसमें सुधार होगा, और एक तरह से भारत सॉफ्ट पावर बनेगा। अगर शिक्षा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय होगी भारत की, तो एक सॉफ्ट पावर होगा। जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में यही बात करी जाती है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है या फिर ऑक्सफोर्ड जो है, वो एक सॉफ्ट पावर की तरह भी काम करते हैं उन देशों के लिए। तो सॉफ्ट पावर होगा, जैसे कि भारत ने आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली ने एक परिसर खोला, तो इससे कहीं न कहीं वहाँ जो अबू धाबी में भारत की सॉफ्ट पावर जो है वो बढ़ रही है। अब चुनौतियाँ क्या है हमारे सामने? देखिए, हमारे पास संसाधनों का अभाव है। हमारे पास जो बजट है, सीमित है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बजट देने के लिए काफ़ी सीमित है, तो कहीं न कहीं संसाधनों का अभाव हमारे पास है सार्वजनिक। प्रतिभा पलायन होता है, जैसे कि उच्च प्रतिशत में शीर्ष स्तर पर भारतीय स्नातक, मतलब ये है कि जो हायर एजुकेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं, हाइली स्किल्ड होते हैं, वो भारत में बसना पसंद नहीं करते और भारत से बाहर नौकरी करने लग जाते हैं। तो प्रतिभा पलायन भारत में होता है, ये भी भारत में अपने आप में एक चुनौती है। जो बहुत हाइली स्किल्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, उनको भारत में रोका कैसे जाए, ये भी अपने आप में एक चुनौती है। अवसंरचना संबंधी चुनौतियाँ भारत में है। उदाहरण के लिए वर्तमान में 15% से भी कम भारतीय हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सुविधाओं, आवास, सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षाओं को पूरा करती है। मतलब हमारे जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, उसमें से केवल 15% से भी कम जो है, वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से वर्तमान में अवसंरचना के लेवल पे हो गए, आवास के लेवल पे हो गए, या फिर सुरक्षा के प्रोटोकॉल पर हो गए। तो कहीं न कहीं ये भारत में कमी है। रेगुलेटरी बाधाएँ भी आती है, जैसे कि जो वीज़ा प्रक्रिया होती है, अगर कोई बाहर से छात्र भारत में पढ़ने आ रहा है, तो जटिल वीज़ा प्रक्रियाएँ होती है। एक दस्तावेजीकरण का अपने आप में बोझ होता है ना? और त्वरित शैक्षणिक वीज़ा श्रेणी जो है, उसका भारत में अभाव है। तो ये भारत में चुनौतियाँ हैं। तो इन चुनौतियों के समाधान के लिए क्या सुझाव दिया जा सकता है? तो नीति आयोग ने सिफारिश करी है कुछ समाधानों की, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो नीति आयोग ने ये बोला कि एक अंतर मंत्रालयी कार्यबल जो है उसका निर्माण किया जाए। यानी कि बहुत सारे मिनिस्ट्री को मिलाकर एक कार्यबल ऐसा बनाया जाए जो कि इसको देखे। साथ ही विशिष्ट देशों के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य करने हेतु, यानी कि जैसे कि हमारे पास अभी 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो विशिष्ट देशों के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए उनको नामित किया है। जैसे कि मान लीजिए आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी होगा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को अटैच कर दिया कि आप ब्रिटेन से जो छात्र आएँगे या ब्रिटेन से जो फैकल्टी आएँगी, उनकी चीज़ों को देखिए, है ना? इस पर तरह की बात कर सकती है, या फिर उनमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाए, ताकि वहाँ के छात्रों को, वहाँ की फैकल्टी को कैसे आकर्षित भारत में किया जा सके। तो ये वाला रेगुलेशन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है, भारत में जो जारी किया जाता है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, मानदंड जो है उनको संशोधित किया जाए और वीज़ा दस्तावेज़ों को सरल बनाया जाए। मतलब ये है कि भारत में जो शैक्षणिक संस्थान है वर्तमान में हायर एजुकेशन, उनकी जो रैंकिंग हम लोग निकालते हैं, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, उसमें संशोधन किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उसको बनाया जाए। साथ-साथ में जो वीज़ा की जो कठिन प्रक्रिया है, उसको सरल किया जाए। फाइनेंस के लिए क्या है कि वैश्विक जो शोधकर्ता हो गए, रिसर्चर हो गए, या और मास्टर डिग्री के छात्रों को आकर्षित करने के लिए भारत विदा कोष ये बना दिया जाए। भारत विदा कोष के माध्यम से जो बाहर के रिसर्चर हैं, साथ-साथ में मास्टर डिग्री करने वाले छात्र आएँगे, और ये जो कोष होगा, ये $10 बिलियन का एक तरह से बनाया जाए, और विश्व बंधु फ्लैगशिप छात्रवृत्ति जैसी पहले शुरू करना। यानी कि बाहर से अगर कोई छात्र भारत में पढ़ने आ रहा है, तो उसको छात्रवृत्ति भी प्रदान करना, ऐसी एक पहल शुरू करी जा सकती है, विश्व बंधु। ठीक है? आगे क्या सुझाव करा नीति आयोग ने? ब्रांडिंग और आउटरीच आउटरीच ये क्या है? देखिए, इसके लिए कि भारतीय मूल के जो बहुत ज़्यादा सफल छात्र हैं, जैसे कि आप बात कर सकते हैं सत्य नंडेला की बात कर सकते हैं, जो कि गूगल के हैं। सुंदर पिचाई की बात कर सकते हैं, है ना? तो ये जो हैं सत्य नंडेला जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के, सुंदर पिचाई जो है वो गूगल के हैं। तो ऐसे जो छात्र हैं, या फिर भारतीय मूल के जो हैं, जो बहुत ज़्यादा सफल है, तो उनको एक तरह से भारत के एम्बेसडर के रूप में संलग्न किया जाए, या भारत की आन, जैसे कि पूर्व छात्र जो है, उनको राजदूत के रूप में, यानी कि उनको एक तरह से एम्बेसडर बनाया जाए, और उनको भारत में शिक्षा के उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए उनको ये किया जा सकता है कि प्रचार-प्रसार के लिए लगाया जाए, है ना? साथ ही एसटीडी
इन इंडिया पोर्टल को वन स्टॉप डिजिटल समाधान के रूप में बनाया जाए। यानी कि एक पोर्टल है स्टडी इन इंडिया, उसको अगर अंतर्राष्ट्रीय जो छात्र है या फिर फैकल्टीज हैं, उनके बारे में अगर उन्हें कोई जानकारी चाहिए, तो स्टडी इन इंडिया जो पोर्टल है, उस पे सारी जानकारी उनको प्राप्त हो जाए कि वीज़ा कैसे लेना है, कहाँ लेना है, कौन से यूनिवर्सिटीज़ है, फीस क्या है, करिकुलम क्या है, सारी चीज़ें, है ना? पाठ्यक्रम और संस्कृति, ये क्या है? भारतीय ज्ञान परंपरा जो है, देशज को वैश्विक शैक्षणिक मानकों के साथ एकीकृत करना, भारत की जो ज्ञान परंपराएँ हैं, उनको जो वैश्विक मानक है, उनके साथ एकीकृत किया जाए। साथ-साथ में इसके अतिरिक्त डिग्री कार्यक्रमों के वर्तमान उद्योगों के लिए प्रासंगिक और चिंतनशील लेखन मॉड्यूल्स को अनिवार्य बनाया जाए। ठीक है? तो नीति आयोग ने 4-5 सिफारिशें करी है। भारत में जो उच्चतर शिक्षा है, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण कैसे हो सकता है? तो देखिए नज़र बना के रखिएगा इस पे, ये इम्पोर्टेंट है। भारत में उच्चतर शिक्षा जो है, वो काफ़ी सारी समस्याओं से जूझ रही है। तो उसके गुणवत्ता में सुधार के लिए एक अंतर्राष्ट्रीयकरण उसका एक उपाय है। तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली है, हो सकता है एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मेंस में। प्री में तो ऐसे संभावना कम बनती है। आगे बात करते हैं मुक्त व्यापार समझौता। देखिए हाल ही में यही है कि भारत ने न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। तो अब ये न्यूज़ उसमें प्रावधान क्या किए गए ये बहुत खास नहीं है। परंतु भारत ने वर्तमान में बहुत तेज़ी से 5 वर्षों में 6 एफटीओ पर हस्ताक्षर किए और अगर अब आप देखेंगे पिछले 3-4 महीनों में, तो हमने ओमान के साथ किए, हमने ब्रिटेन के साथ किए, हमने ईयू के साथ किए, तो बहुत तेज़ी से भारत एफटीए कर रहा है। तो वो एफटीए क्यों कर रहा है भारत तेज़ी से? ये एक सवाल अपने आप में बन सकता है। तो कुछ पॉइंट्स जो है हमने आज से 2-3 दिन पहले जब ओमान के साथ भारत का एफटीए हुआ था, तब डिस्कस किए थे। आज कुछ 3-4 पॉइंट्स और हैं, तो क्लब कीजिएगा इनको सारों को एक साथ ना। अब मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है? देखिए यही होता है कि 2 या 2 से अधिक जो देश हैं, वो आपस में एक समझौता करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे हम वस्तुओं और सेवाओं का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसको कहीं न कहीं कुछ दायित्व या फिर टैरिफ, नॉन टैरिफ जो है उसको कम किया जाएगा, ताकि दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वो बढ़ सके। ये एफटीए होता है सिंपल शब्दों में। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो एफटीए हुआ, उसकी विशेषताएँ क्या है? अगर उसकी विशेषताओं की बात करें तो ये है, शून्य शुल्क बाज़ार पहुँच। मतलब ये है कि भारत जितना भी न्यूजीलैंड को निर्यात करता है, उन लगभग-लगभग सभी सामानों, वस्तुओं और सेवाओं पर आपका जो टैरिफ लगेगा वो शून्य लगेगा। तो इससे क्या होगा कि भारत के जो निर्यात करने की जो क्षमता है न्यूजीलैंड में वो काफ़ी बढ़ जाएगी। भारत के सामान जो है वो अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे। अगला क्या है? स्वास्थ्य सेवा और पारंपरिक चिकित्सा सहयोग। ये क्या है? भारत की जो पारंपरिक चिकित्सा है, न्यूजीलैंड ने पहली बार स्वास्थ्य एवं पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं पर एक अनुबंध यानी कि एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मतलब भारत की जो पारंपरिक चिकित्सा आयुष जो है, उसको लेकर भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच में समझौता हुआ है कि भारत की जो पारंपरिक सेवाएं हैं, पारंपरिक चिकित्सा है, वो न्यूजीलैंड में जा सकेगी। अगला क्या है? कृषि मूल्य श्रृंखला एकीकरण। ये क्या है? कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए साथ-साथ में किसानों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में जोड़ने के लिए कृषि उत्पादकता साझेदारी की गई दोनों देशों के बीच में, है ना? क्या की गई? कृषि मूल्य श्रृंखला एकीकरण यानी कि जो किसान है उनकी उत्पादकता बढ़ाने और उनको ग्लोबल वैल्यू चेन जो है उसमें जोड़ने के लिए एक तरह से दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। अब और बात करते हैं इसमें क्या है? अब ये खास नहीं है, ये कि ये प्रावधान जो है इतने खास नहीं होते। अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच में व्यापार की वर्तमान में क्या स्थिति है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से समझते हैं। देखिए न्यूजीलैंड जो है ओशिनिया जो क्षेत्र है, वहाँ पे भारत का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर बात करी जाए तो दोनों देशों के बीच में 2023 24-25 में कितना हुआ था व्यापार? 1.3 बिलियन डॉलर का हुआ था और हमने एक्सपोर्ट कितना किया था? 711 मिलियन डॉलर का और सर्विस एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो 634 मिलियन डॉलर का। इतना खास नहीं है, मत याद रखिएगा, है ना? अब ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे सवाल बहुत एक्सपेक्टेड है कि 2026 के मेंस में आपसे पूछा जाए कि भारत इतना एफटीए क्यों कर रहा है और क्यों एफटीए महत्वपूर्ण है? तो देखिए एक तो ये कि हमें हमारा निर्यात का जो बाजार है, उसका विविधीकरण करना है। अभी तक हम कुछ फिक्स मार्केट जो है, वहीं पे एक्सपोर्ट किया करते थे। उसकी वजह से क्या होता था कि अगर उस देश ने कुछ प्रतिबंध लगा दिए या फिर कुछ टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर लगा दिए, तो हमारा निर्यात रुक जाया करता है। जैसे कि हाल ही में यही हुआ, अमेरिका को हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निर्यात किया करते थे और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। तो इसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट जो अमेरिका जा रहा था, वो काफ़ी कम हुआ और इसकी वजह से हमारे जो उद्योग धंधे हैं वो नष्ट हो रहे हैं। तो अब हमें जो निर्यात बाज़ार है वो उसका विविधीकरण करना है यानी कि अन्य जो देश है
उनके साथ भी हमें हमारे व्यापारिक संबंधों को बढ़ाना है ना? दीर्घकालीन निवेश को बढ़ावा देना, यानी कि ये क्या है? जैसे न्यूजीलैंड ने बोला कि 15 वर्षों में लगभग 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो भारत में निवेश करेगा। तो इसकी वजह से भारत में टेक्नोलॉजी आएगी, भारत में जीडीपी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे और विनिर्माण की गतिविधियां भी बढ़ेगी। अगर न्यूजीलैंड भारत में आने वाले 15 वर्षों में 20 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करता है तो। एमएसएमई का एकीकरण ये क्या है? देखिए, जो एफटीए होते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, भारत के जो एमएसएमई सेक्टर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है भारत की जीडीपी में, भारत के एक्सपोर्ट में, भारत के रोजगार जनरेशन में, तो वो उसको वैश्विक मूल्य श्रृंखला जो है उससे जोड़ेगा, एमएसएमई सेक्टर को, उसका एकीकरण होगा तो इससे भारत में निर्यात और रोजगार के साधन और भी बढ़ेंगे। और क्या है? कुशल जनशक्ति की गतिशीलता, मतलब ये क्या है कि हमारे पास देखिए, अभी जो हमने वित्तीय शिक्षा वाली जो बात करी वो यही है कि हमारे यहाँ पर जो हाईली स्किल्ड लोग होते हैं उनको विदेशों में काम करना जाना चाहिए और इसके लिए हम देशों के साथ समझौता भी करते हैं। जैसे कि अमेरिका का H1B वीजा जो है वो काफी फेमस है इसके लिए। तो हमने जो ये भारत न्यूजीलैंड ट्रेड किया, एफटीए किया है, इसमें हमारे आईटी वाले हो गए, इंजीनियरिंग वाले हो गए, लगभग 5000 पेशेवर जो है उनके लिए अस्थायी रोजगार प्रवेश वीजा की सुविधा न्यूजीलैंड में प्राप्त होगी। मतलब हमारे जो हाईली स्किल्ड लोग हैं वो 5000 जो लोग हैं वो न्यूजीलैंड में जाकर काम कर सके, है ना? प्रतिस्पर्धात्मकता प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा। जैसे कि अगर कोई देश जो है हमारे जो हम लोग चीज निर्यात कर रहे हैं उसको अगर उसपे शून्य या कम टैरिफ लगाता है तो भारतीय सामान जो है वो अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे। प्रतिस्पर्धी का अर्थ ये है कि अगर जो सेम वस्तु कोई और देश बेच रहा है और उसके ऊपर टैरिफ लग रहा है तो वो महंगा होगा वहां पे, तो ऑब्वियसली भारत की जो चीजें हैं वो ज्यादा प्रतिस्पर्धी होगी और भारत अधिक निर्यात कर पाएगा। रणनीतिक साझेदारी, अब जो एफटीए होते हैं वो आर्थिक कूटनीति और भारत के भू राजनीतिक प्रभाव को मजबूत करते हैं। अगर एफटीए करेंगे तो भारत का भू राजनीतिक प्रभाव मजबूत होगा। साथ में क्या है, निर्यात आधारित समृद्धि को प्रोत्साहित मिलेगा। यानी कि देखिए, अगर एक्सपोर्ट होता है हमारा तो एक्सपोर्ट होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। यानी कि निर्यात आधारित समृद्धि जो है वो हमारे देश में होगी। तो इसलिए हमारे लिए एफटीए महत्वपूर्ण है। तो ये न्यूज भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, सवाल एक्सपेक्टेड हो सकता है इसमें ना। अगला जानते हैं वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक। देखिए, ये न्यूज जो है मेनली प्री के काम की है और बाकी आप इसमें से कुछ फोल्डर पॉइंट उठा के अगर साइबर सिक्योरिटी या फिर वित्तीय धोखाधड़ी जो है उससे संबंधित कोई सवाल आता है तो उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ से। तो केंद्र सरकार ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक जो है उसकी सहायता से लगभग 608 करोड़ की धोखाधड़ी जो है वो रोकी है। तो वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक जो है वो क्या है, एक तो प्री के लिए आप ये जान लीजिए कि भारत सरकार के जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है के द्वारा शुरू किया गया था, एक मैट्रिक है। इसका उद्देश्य है कि साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय अपराध जो है उसको कम किया जाए। तो डिपार्टमेंट, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, प्री के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसको शुरू किया था। अगला क्या है अब वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में बात करते हैं। क्या है ये संकेतक, क्या है? तो देखिए, वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े जो जोखिम होते हैं उनको आकलन करने वाला एक उपकरण है। यह क्या करता है कि उन मोबाइल नंबरों की पहचान करता है जिनसे कि वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल होने की उम्मीद होती है या फिर संदिग्ध होते हैं। क्या करे, जोखिमों का आकलन करने वाला उपकरण है जो कि उन मोबाइल नंबर की पहचान करता है जिससे वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल होने की आकांक्षा होती है। यह डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के तहत विकसित एक बहुआयामी विश्लेषणात्मक उपकरण है। यानी कि इस प्लेटफॉर्म पे इसको बनाया गया है, किसको? संकेतक को। अब इसकी कार्यप्रणाली क्या है, किस प्रकार से काम करता है? यह उपकरण क्या होगा, बैंक जो हो गए आपके, दूरसंचार सेवा प्रदाता जैसे एयरटेल, जियो है ना, वोडाफोन, कानून प्रवर्तन एजेंसियां जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, नागरिकों की रिपोर्ट्स, जो नागरिक भी इनपुट प्रदान करते हैं कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई, के आधार पर मोबाइल नंबर जो होते हैं संदिग्ध की श्रेणी बनाता है, मध्यम, उच्च और अति उच्च जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। किसके आधार पर? देखिए, एक तो बैंक बोल सकते हैं कि इस जो नंबर है इससे कुछ ना कुछ गलत चीजें हो रही है। दूसरा, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स होते हैं, जियो, एयरटेल, ये बोलते हैं कि नहीं, ये नंबर कहीं ना कहीं थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां जो हैं उनको पता लगता है, या फिर कोई नागरिक शिकायत करता है कि मुझे इस नंबर से ऐसा कॉल आया था, तो फिर उन मोबाइल नंबरों को ये मध्यम, उच्च और अति उच्च जोखिम में वर्गीकृत करता है। उपयोगिता क्या है? यह उपकरण बैंकों और वित्तीय संस्थानों को प्रारंभिक चेतावनी देने और अधिक सावधानी बरतने और धोखाधड़ी करने वाले लेन-देन को रोकने में मदद करता है। मतलब अगर पता लग गया कि ये जो नंबर है ये अति उच्च जोखिम वाला है, तो अगर इससे कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो
बैंकों को पहले से चेतावनी दे सकते हैं, साथ-साथ में अगर कोई धोखाधड़ी हो रही है तो उसको रोका जा सकता है। ओके, तो ये इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और किसने शुरू किया इसको? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। आगे बढ़ते हैं। अब जो एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये संकेतक बना है, वो प्लेटफॉर्म क्या है ना? डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, DIP। एक सुरक्षित है, रियल टाइम में डेटा साझा करने वाला प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यह प्लेटफॉर्म दूरसंचार ऑपरेटर्स अगेन हो गए, बैंक हो गए, वित्तीय प्रौद्योगिकी यानी कि फिनटेक संस्थाएं होगी, और सरकारी संगठनों को एक साथ जोड़ता है, सबको एक साथ जोड़ता है। इंटेलिजेंस फिर यानी कि फिर विश्लेषण करता है। कवरेज क्या है? साइबर धोखाधड़ी की पहचान करने के समन्वय हेतु बड़ी संख्या में वित्तीय संस्थाओं को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा है। मतलब साइबर धोखाधड़ी ना हो इसके लिए बड़ी संख्या में जो संस्थान है उसको इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया। जिस प्लेटफॉर्म पे जैसे कि 1000 से अधिक संगठन है, जिसमें केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हो गई, 36 राज्यों की पुलिस हो गई, बैंक हो गए, वित्तीय संस्थान हो गए, सोशल मीडिया पे जो चीजें होती हैं, प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, ये सारी चीजें होंगी। अगर उनको कुछ भी संदिग्ध चीजें लगती हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे वो आ जाती है ना। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही फिर हम लोग जो सूचकांक है, वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक, ये तैयार करते हैं। ठीक है, उपयोगिता क्या है इसकी? यह प्लेटफॉर्म दूर संचार पहचानकर्ताओं, IMEI, मोबाइल नंबर हो गया, सिम आईडी हो गई, के दुरुपयोग का पता लगाने और उसे रोकने के लिए त्वरित और प्रभावी तरीके से खुफिया सूचना को आदान प्रदान करता है। सिंपल है, अगर पता लग गया कि ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है या फिर ये नंबर संदिग्ध है, तो फिर अलग अलग एजेंसियों के पास से भेज देगा, है ना। अब भारत ने और साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या पहले शुरू करी है? तो देखिए, एक तो हमने एक्ट बनाया हुआ है, IT एक्ट 2000 का। इस एक्ट के माध्यम से गवर्न होता है चीजें। संस्थागत पहले जैसे कि हमारा जो होम मिनिस्ट्री है, उसने एक I4C यानी कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय जो है वो केंद्र बनाया है। किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। यह केंद्रीय मंच है जो कि साइबर अपराधों से निपटने में समन्वय करता है, जांच में सहयोग करता है और क्षमता निर्माण करता है। संचार साथी पहल, इस पहल को लेके देखिए हाल ही में हंगामा भी हुआ था। विपक्षी जो नेताओं हैं उन्होंने आरोप लगाया था कि संचार साथी पहल जो है वो कहीं ना कहीं जासूसी के लिए की जा रही सरकार के द्वारा। तो इसमें यह है कि अगर मोबाइल उपभोक्ता है उनको सशक्त बनाएगी। मतलब जैसे संचार साथी पहल ये है कि आपका नंबर खो गया या फिर आपने संचार साथी में अपना नंबर डाल रखा है, तो उसको ट्रैक कर सकते हो, है ना। एक चक्षु है, चक्षु जैसी पहलों के माध्यम से जागरूकता का प्रसार करना है। चक्षु क्या है? चक्षु के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति किसी संदिग्ध धोखाधड़ी संचार वार्ता की रिपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि चक्षु एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। अगर मैं पीड़ित हूं तो मुझे अगर कोई रिपोर्टिंग करनी है तो मैं चक्षु के माध्यम से कर सकता हूं। अन्य पहले क्या है? समन्वय नामक प्लेटफॉर्म विश्लेषण के आधार पर अंतरराज्यीय अपराध जो होते हैं साइबर धोखाधड़ी के नेटवर्क और अपराधों की कड़ियों को पहचान करने के लिए साइबर धोखाधड़ी जांच में सहयोग करता है। मतलब एक प्लेटफॉर्म और बनाया है समन्वय। समन्वय क्या है? अगर दो राज्यों के बीच में कुछ ऐसा हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए समन्वय प्लेटफॉर्म हमने बनाया हुआ है ताकि साइबर धोखाधड़ी जो है वो कम की जा सके। अब देखिए, ये तो हो गया। अब ये हमारे मेंस के काम का है। मेंस के लिए ध्यान रखिएगा कि सरकार साइबर धोखाधड़ी के रोकथाम के लिए क्या कर रही है। अब ये जो चीज है ये प्रीलिम्स के काम की पूरी की पूरी। देखते हैं क्या है ये। कुछ टर्म्स है वो। पिग बुचरिंग क्या है ये? पिग बुचरिंग, देखिए पिग बुचरिंग ये है कि ऑनलाइन ठगी का एक प्रकार है। इसमें पीड़ित व्यक्ति को या तो फर्जी रिश्ते बनाते हैं उसके साथ, ठीक है, हनी ट्रैपिंग टाइप का जो होता है, या नौकरी का प्रस्ताव दिया जाता है उस व्यक्ति को और उसे फंसाया जाता है। व्यक्ति को या तो फर्जी रिश्तों में या फिर नौकरी का प्रस्ताव देकर फंसाया जाता है। जब उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा बन जाता है तो ठग उससे फर्जी निवेश योजनाओं या फिर धन मांगों के माध्यम से ठग लेते हैं। मतलब जैसे कि ये है कि आप सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पे थे, आपको वहां पे कोई फीमेल मिली या मेल मिला जिसने आपका ट्रस्ट जीत लिया। फिर वो आपको बोलेगा कि ऐसे ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम चल रही है, उस पे आप इन्वेस्ट कर दीजिए। जब भरोसा हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? पिग बुचरी। अगला क्या है? फैंटम हैकिंग। ये क्या है? फैंटम हैकिंग, देखिए ये भी एक साइबर घोटाला स्कैम है जिसमें ठग क्या होता है? जो ठग होता है, सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो खुद को सरकारी अधिकारी बोलेगा या फिर बोलेगा कि मैं तकनीकी अधिकारी हूं और पीड़ित व्यक्ति से संपर्क करेगा और झूठा दावा करेगा वो कि पीड़ित का बैंक जो अकाउंट है वो खाता हैक हो गया है। मतलब जैसे कि मेरे पास किसी का कॉल आया है ना, उसने मेरे को कॉल करके ये बोला कि मैं सरकारी अधिकारी ऐसा बोल रहा हूँ या फिर मैं टेक्निकल अधिकारी बोल रहा हूँ बैंक से, आपका जो अकाउंट है वो हैक हो चुका है। अब आपके अकाउंट में जितना भी पैसा था मैं एक सेफ अकाउंट नंबर दे रहा हूँ आपको, उसमें आप ट्रांसफर कर दीजिए। जबकि वो सेफ अकाउंट नंबर जो होगा वो उसी बंदे का होगा जो मुझे कॉल किया है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि मेरा पैसा जो है वो उड़ जाएगा।
तो उसको बोलेंगे फैंटम हैकिंग। त्वरित ऋण देने वाले ऐप देखिए आजकल बहुत आ गए। आप जो ऐप होते हैं कि लाख रुपए 50,000 रुपए आपको ऐसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे बिना कोलेटरल के। फिर क्या करेंगे, आपका डाटा जो रहेगा फोन में, जैसे आपने ऐप डाउनलोड करी, आपके घर वालों के रिश्तेदारों के सारे के नंबर उनके पास चले जाते हैं। ऐसा एल्गोरिदम होता है, सारी की सारी चीजें चली जाती हैं। तो फिर जो डाटा जो होता है उसका वो दुरुपयोग करते हैं और आपका शोषण करते हैं कि आप तो ऋण चुकाने के लिए आपको ब्लैकमेल करेंगे, बोलेंगे कि आपके जो फोटोज हैं, आपके जो नंबर है, मतलब जैसे मैंने अगर मान लीजिए किसी ऐसी साइट से पैसा ले लिया, तो वो ऋण चुकाने के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाएंगे कि मैं आपके पापा को कॉल कर दूंगा या फिर आपकी मम्मी को कर दूंगा, आपकी वाइफ को, हस्बैंड को कॉल कर दूंगा और आपकी इमेज खराब कर दूंगा। इस तरह से लोगों को पीड़ित करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपने ऋण भी नहीं लिया है तो भी भुगतान के लिए दबाव बनाए कि नहीं नहीं आपको तो पैसा देना ही पड़ेगा, आपने ऐसा किया नहीं तो मैं आपके घर वालों को कॉल कर दूंगा। अभी जैसे कि आपके पास है, आपके पास कोई ऐसा फर्जी कॉल आता है, आप बोलते हैं कि मुझे आप आपके पापा का नंबर ये है और आप इस गतिविधि में संलग्न थे, आपने मुझसे 50,000 रुपए ऋण लिया था और आप दे नहीं रहे हो। अगर आपने नहीं बताया तो मैं आपके घर वालों को बता दूंगा और आपकी सारी करतूतों के बारे में बता दूंगा। तो फिर इंसान क्या करे, मजबूरी में उसको पैसा दे। तो उसको क्या कहेंगे, त्वरित ऋण लेने वाले जो ऐप्स हैं वो भी अब कहीं ना कहीं साइबर धोखाधड़ी में शामिल हो रहे हैं। तो ये प्रीलिम्स के काम का है अच्छा खासा, एक ऐसे टर्म देके और आपसे पूछा जा सकता है कि टर्म का मतलब क्या है। ओके, तो हमारी जो मेन न्यूज़ थी उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम हमारी शॉर्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है चुनावी न्यास, चुनावी ट्रस्ट, इलेक्टोरल ट्रस्ट। तो हाल ही में निर्वाचन आयोग ने वित्त वर्ष 2020-25 के लिए राजनीतिक दलों को चुनावी न्यासों से प्राप्त अंशदान और चंदे के वार्षिक रिपोर्ट जारी की। क्या है वास्तव में इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होते हैं? देखिए ये एक योजना है 2013 की, उसके तहत इसको लाया गया था और इनकी स्थापना की गई थी। कंपनी अधिनियम के तहत ये जो ट्रस्ट है ये पंजीकृत होते हैं। अब क्या करते हैं, जैसे कि ये ट्रस्ट हो गया, सिंपल लैंग्वेज में बात कर लेते हैं, ये कंपनी हो गई या फिर कोई व्यक्ति हो गए जो कि चंदा देना चाह रहे हैं राजनीतिक दलों को, तो वो ट्रस्ट को चंदा देंगे और ये ट्रस्ट जो है फिर राजनीतिक दलों को पैसा दे देगा। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो ये व्यक्तियों, कंपनियों आदि से दान प्राप्त करते हैं और उन्हें पंजीकृत राजनीतिक दलों को वितरित करते हैं। इनके पास लोग पैसे जमा करेंगे कि आप इलेक्टोरल ट्रस्ट है, आप राजनीतिक दलों को दे दीजिएगा, तो फिर उसके बाद ये देंगे आगे ना। इनका उद्देश्य है कि राजनीतिक वित्त पोषण जो है उसमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता हो, क्योंकि पंजीकृत होते हैं, है ना, और कानून के तहत है। इनका मैंडेट क्या है? देखिए कानून के अनुसार ऐसा अनिवार्य बनाया गया है कि जो ये जो ट्रस्ट है इनको एक वित्तीय वर्ष के भीतर जितना भी पैसा प्राप्त होता है उसका 95% जो है वो पंजीकृत राजनीतिक दलों को वितरित करना अनिवार्य है। यानी कि अगर इनको 100 रुपए प्राप्त हुए पूरे साल में, तो 95 जो रुपया है वो इनको राजनीतिक दलों को देना पड़ेगा पंजीकृत। विनियमन क्या है? इन्हें जो व्यक्ति हो गए कंपनियों से प्राप्त होने वाले दान की रिपोर्ट, मतलब उनको पैसा कितना प्राप्त हुआ है उसको वो निर्वाचन आयोग को देनी होगी। और ये न्यास ट्रस्ट जो होते हैं वो आयकर अधिनियम 1961 द्वारा शासित होते हैं, मतलब इनके ऊपर टैक्स भी लगता है या फिर टैक्स छूट होती है ना। प्रकटीकरण, इनके लिए दानदाताओं के नाम और दान की राशि को रिपोर्ट करना अनिवार्य है, इसे धन के स्रोत को बताना। मतलब देखिए अगेन वही बात हो गई कि ये ट्रस्ट है, मैंने इसको 500 रुपए दिया तो मेरा नाम पता है, नोट कर लेगा। कोई कंपनी है ए, उसने इसको 1000 रुपए दिया, नोट कर लेगा। तो एक तो पता लग गया कि कौन सा स्रोत है, साथ साथ में अब ये पैसा राजनीतिक दलों को देंगे और उसका भी रिकॉर्ड रखें। तो क्या है इलेक्टोरल ट्रस्ट, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। व्यक्तिगत अधिकार क्या है? देखिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक प्रसिद्ध अभिनेता के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए एक अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित किया। ये हाल ही में आई गेस मुझे लगता है ऋतिक रोशन वाला मामला है कि उन्होंने अपने पर्सनैलिटी के अधिकार, जो व्यक्तिगत अधिकार है उसको संरक्षित होने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में गए थे कि उनके नाम, उनके व्यक्तित्व, उनकी पहचान, है ना, उनका यूज नहीं किया सके। तो व्यक्तिगत अधिकार वास्तव में क्या है कि जैसे कि आपका जो कोई नाम हो गया, जैसे ऋतिक रोशन हो गया, आवाज जो आप जैसा आप बोलते हैं, आपके हस्ताक्षर हो गए, आपके फोटोज हो गए, जनता द्वारा आसानी से पहचाने जाने सकने वाली कोई अन्य विशेषता, जैसे ऋतिक रोशन का आपको पता है कि जो ये अंगूठा है वहां पे डबल डबल कुछ करके ना, तो ऐसी विशेषताएं को व्यक्त करते हैं जो किसी सेलिब्रिटी के व्यक्तित्व का प्रतीक होती है। और ये अधिकार किसी व्यक्ति की पहचान के उपभोग पर उसके अनन्य नियंत्रण, मतलब अब जो मेरा व्यक्तिगत अधिकार है, ये सारी चीजें मेरी पर्सनैलिटी से मैच करती है, तो इनका उपभोग का अधिकार भी मेरा होना चाहिए, ना कि किसी और का। तो इनके वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक दोनों पहलुओं को शामिल करता है। भारत में पर व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं है। आप समझ गए ना? देखिए अगर मेरा व्यक्तिगत अधिकार है, जैसे मेरे बाल ऐसे हैं, मेरे यहाँ पे तिल है, मेरे कुछ भी है, मेरी हाइट हाइट तो नहीं बोलेंगे, ऐसे कुछ चीज,
ऐसी कोई भी चीज जिससे मैं तुरंत पहचाना जा सकूं कि हाँ ये व्यक्ति होगा, तो उसका उपभोग का अधिकार या उसको मुझे कैसे यूज करना है वो मेरे पास होना चाहिए, किसी और के पास नहीं होना चाहिए। कि हाल ही में ऐसा हो रहा है जैसे कि बहुत सारी एआई जनरेटेड चीजें होती हैं, उसमें नाम यूज करा जा रहा है, उसमें हो सकता है कि आवाज यूज करी जा रही है। एक सैयारा मूवी आई थी, सैयारा मूवी में आपने देखा होगा कि जो गाना था वो किशोर कुमार की आवाज में बना दिया एआई का यूज करते हुए। तो वो अधिकार संरक्षित होना चाहिए, है ना। अब व्यक्तिगत अधिकारों के घटक क्या है? अब उनको प्रचार का अधिकार, कि मेरे जो अधिकार है उनको ट्रेडमार्क अधिनियम जो है 1999 का, उसके तहत, या फिर कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत संरक्षित होता है। निजता का अधिकार है, भाई मेरा अधिकार है तो मुझे निजता होनी चाहिए उसके लिए। तो हमारे संविधान का आर्टिकल 21 या फिर पुत्ता स्वामी जजमेंट जो है 2017 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बात बोली कि निजता का अधिकार हर व्यक्ति को है ना। तो ध्यान रखिएगा व्यक्तिगत अधिकार क्या होता है। अब है संयुक्त राष्ट्र पर क्राम्य माल दस्तावेज अभिसमय अक्रा अभिसमय 2025, ये क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र परकाम्य माल दस्तावेज अभिसमय 2025 या इसको स्वीकार किया है। तो नेगोशिएबल कार्गो डॉक्यूमेंट या फिर परक्राम्य माल दस्तावेज वास्तव में होते क्या है? देखिए ये ऐसे दस्तावेज होते हैं कि जैसे कोई शिप जा रहा है, उसमें जो माल भरा हुआ है वो कितना माल है, क्या है ना, कितने वजन का है, ये सारी चीजें उस दस्तावेज में लिखी होती है। जो पारगम्य माल का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब जो जा रहा है, दस्तावेज धारक को माल पर अधिकार प्रदान करते हैं, इन्हें किसी और स्थानांतरित किया जा सकता है और दस्तावेज का भौतिक और डिजिटल दोनों रूप होते हैं। मतलब ये है कि नेगोशिएबल कार्गो डॉक्यूमेंट जो होते हैं, कार्गो में जो भी चीजें होती है उनका जो डॉक्यूमेंट है वो नेगोशिएबल होता है। अगर कोई चाहे तो उस डॉक्यूमेंट को रास्ते में यूज कर सकता है, पैसा ले सकता है बैंक से, है ना। नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट ये होता है, इकोनॉमी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ऐसे दस्तावेज होते हैं जो ट्रांजिस्ट में माल का प्रतिनिधित्व, मतलब जो माल जा रहा है ट्रांजिस्ट में है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और दस्तावेज धारक को माल पर अधिकार प्रदान करते हैं। जो दस्तावेज जिसके पास होगा उसको उस माल पर अधिकार होगा। इन्हें किसी और स्थानांतरित किया जा सकता है। ये दस्तावेज भौतिक और डिजिटल दोनों रूप में हो सकता है, फोन में हो सकता है आपके या फिर एक कॉपी हो सकती है इसकी। तो अक्रा कन्वेंशन 2025 क्या है? देखिए अब ये जो एनसीडी है, नेगोशिएबल कार्गो डॉक्यूमेंट्स के लिए एक समान कानूनी ढांचा स्थापित करना, मतलब उनका फॉर्मेट कैसा हो, क्या लिखा होना चाहिए, ये सब एक समान कानूनी ढांचा अक्रा कन्वेंशन के माध्यम से बोला गया है। साथ ही पारगम्य यानी कि नेगोशिएबल माल दस्तावेजों को समुद्री परिवहन से आगे बढ़ाकर मल्टी मॉडल परिवहन यानी कि ट्रेन, ट्रक, विमान या फिर जहाज इत्यादि तक विस्तारित करना। अभी तो समुद्री परिवहन वालों को दिया जा रहा है, अब ट्रेन में भी अगर ऐसा कुछ सामान जा रहा है, ट्रक में भी जा रहा है, विमान में भी जा रहा है, तो उसको भी आप एनसीटी यानी कि नेगोशिएबल कार्गो डॉक्यूमेंट दे सकते हो, है ना। ये यात्रा के बीच में ही माल कार्गो को बेचने, अगर चाहे तो बेच सकता है, उसका मार्ग बदल सकता है या फिर वित्त पोषण के लिए उसे जमा या गिरवी रखने के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है। यानी कि नेगोशिएबल कार्गो डॉक्यूमेंट है, अगर आप चाहें तो उसको रास्ते में बेच सकते हैं, मार्ग बदल सकते हैं, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप ही उस माल के असली मालिक है उस टाइम पे ना। कानूनी प्रभाव क्या है? एनसीटी को वही कानूनी प्रभाव होता है जो माल की भौतिक डिलीवरी का होता है। यानी कि ये है कि जैसे नेगोशिएबल कार्गो डॉक्यूमेंट है, उसका प्रभाव वही होगा कि जैसे माल भौतिक रूप से डिलीवर्ड हो चुका है जिसके पास वो माल है ना। महत्व क्या है? यह व्यापार, वित्त, वैश्विक व्यापार के डिजिटलीकरण आदि को सुगम बनाएगा। तो अक्रा कन्वेंशन ध्यान रखिएगा सिंपल वर्ड में कि किसके लिए? नेगोशिएबल कार्गो डॉक्यूमेंट्स के लिए, उनके लिए एक समान कानूनी ढांचा हो और उसको विस्तारित किया गया ट्रेन परिवहन, ट्रक परिवहन और आपके विमान के लिए, है ना। कंपोजिट लीडिंग इंडिकेटर क्या है? ये वैसे काम का नहीं इतना। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट जारी करी। तो अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट किसने जारी करी? ऐसे प्री में आए तो आरबीआई ने। इस रिपोर्ट में भारत के लिए सकल मूल्य वर्धित ग्रोस वैल्यू एडिशन विनिर्माण हेतु प्रस्तावित कंपोजिट लीडिंग इंडिकेटर की उपयोगिता को रेखांकित किया है। तो कंपोजिट लीडिंग इंडिकेटर क्या है देखते हैं। तो देखिए कंपोजिट जीवीए यानी कि ग्रोस वैल्यू एडिशन के लिए कंपोजिट लीडिंग इंडिकेटर क्या है? तो आवृत्ति क्या है? 3 महीने में एक बार त्रैमासिक रूप से जारी किया जाता है। उद्देश्य क्या है कि विनिर्माण क्षेत्र के व्यापार चक्र में होने वाले बदलावों का पहले से अनुमान लगाना और अल्पकालिक आर्थिक आकलन को मजबूत करना। अब इसका अर्थ ये है कंपोजिट लीडिंग इंडिकेटर, इसका अर्थ ये है कि अगर कोई विनिर्माण क्षेत्र है उसमें व्यापार चक्र जो चलता रहता है 3-3 महीने का, अगर उसमें कोई बदलाव हो रहा है तो उसका पुनर्नुमान लगाना और अल्पकालिक आर्थिक आकलन को मजबूत करना। संकेतक क्या है? इसमें वेरिएबल का एक समूह शामिल है जिसमें
मतलब किसके आधार पर इसको बनाया जाएगा? घरेलू मांग, मुद्रास्फीति की गतिशीलता, सर्वेक्षण आधारित भावनाएं, औद्योगिक ऋण प्रवाह, अनिश्चित मैट्रिक्स, वैश्विक समष्टिक आर्थिक सुरजाना जैसे काम का नहीं है। ये है, आप इतना से ध्यान रखिए कि कंपोजिट लीडिंग इंडिकेटर क्या है विनिर्माण के लिए, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र में अगर कोई बदलाव हो तो उसका पूरा अनुमान लगाया जा सके, इतना ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं वन संरक्षण अधिनियम 1980। देखिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार वन भूमि का उपयोग, जो हमारी वन की भूमि होती है, कृषि सहित किसी भी गैर वानिकी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। यानी कि जो वन भूमि है उसको किसी और उपयोग के लिए नहीं किया जा सकता। तो हमारा जो एक्ट है वो देखते हैं क्या है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के बारे में बात करें तो वनों का संरक्षण करने के लिए इसको लाया गया था, और गैर वन उद्देश्यों के लिए भूमि उपयोग को विनियमित करना, या अगर वन भूमि को किसी और उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा है तो उसको विनियमित करना है ना। कवरेज क्या है इसके लिए? इसके दायरे के अंतर्गत रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं वो आते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो आते हैं, और सरकारी रिकॉर्ड में अगर कोई भूमि दर्ज है फॉरेस्ट के रूप में तो वो वन संरक्षण अधिनियम के तहत कवरेज होती है उसका। अन्य उद्देश्य क्या है? हाँ, अनुमोदन की आवश्यकता, वो क्या है कि किसी भी वन भूमि को डी रिजर्वेशन मतलब अनारक्षित करने के लिए या उसके अन्य उद्देश्य के उपयोग हेतु राज्य सरकार या फिर अन्य प्राधिकरण को केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। यानी कि जो वन भूमि है अगर उसका किसी और उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा है तो राज्य सरकार या फिर कोई प्राधिकरण हो गया उसको केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी इस अधिनियम के माध्यम से। सलाहकार समिति, यह अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा एक सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान करता है, यानी कि केंद्र सरकार एक सलाहकार समिति का गठन करेगी। यह समिति वन भूमि के उपयोग की अनुमति देने और वन संरक्षण संबंधी अन्य मामलों पर सलाह देगी। मतलब जो सलाहकार समिति होगी केंद्र सरकार के द्वारा गठित, वो समिति राय बनाएगी कि ये जो वन भूमि है इसका क्या कोई अन्य उपयोग किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, और बोल देगी, केंद्र सरकार को सलाह देगी। साथ साथ में ये बात करेगी कि संरक्षण कैसे किया जा सकता है और वनों का, उसके लिए भी केंद्र सरकार को सलाह देगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट फायरिंग साइट नेविगेशन सिस्टम। डायरेक्ट फायरिंग साइट नेविगेशन सिस्टम, तो हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच में डायरेक्ट फायरिंग साइट नेविगेशन सिस्टम के संयुक्त उत्पादन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस प्रणाली के निम्नलिखित घटक शामिल है, क्या है? तो देखिए सिग्मा 3N नेविगेशन सिस्टम, सिग्मा 30N नेविगेशन सिस्टम, यह जीपीएस के बिना स्वायत्त तोपखाने, मतलब जीपीएस का उपयोग नहीं करना है, स्वायत्त रूप से जो आर्टिलरी है का संचालन हो सकेगा इसकी वजह से। डायरेक्ट फायरिंग साइट नेविगेशन सिस्टम, यानी कि जीपीएस का उपयोग इसमें नहीं किया जाएगा। GM3MR डायरेक्ट फायरिंग साइट, इससे तोप खाने की दक्षता और ड्रोन रोधी, ड्रोन को अगर मारना है तो सटीकता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया। इसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजी इतना खास नहीं है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला कि डायरेक्ट फायरिंग साइट नेविगेशन सिस्टम की विशेषताएं क्या है कि देखिए जीपीएस पर निर्भर हुआ बिना कार्य करेगी है, क्योंकि जीपीएस क्या होता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में लगे हुए हो तो बहुत सारी चीजें तो अब इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर डिपेंड चिप के माध्यम से चलती है, तो जैम हो सकती है ना। इससे व्यापक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिग्नल जैमिंग वाले परिवेश में परिचालन करना सुनिश्चित होगा या विश्वसनीय होगा। मतलब हमारे जो उपकरण है सेना के, अगर ये हमने बना लिया डायरेक्ट फायरिंग साइट नेविगेशन सिस्टम, तो जीपीएस का उपयोग किए बिना हम हमारे जो हथियार है उनका युद्ध में उपयोग कर पाएंगे, तो जीपीएस पर निर्भरता हमारी कम होगी। बहुमुखी प्रतिभा मतलब क्या है कि भारी तोपखाना हो गया, रडार से लेकर सचल वायु रक्षा प्रणालियों तंत्र विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर के साथ आसानी से एकीकृत होता है। मतलब ये जो सिस्टम है, जितनी भी आपकी सैन्य की टेक्नोलॉजी है या फिर सैन्य के जो उपकरण है उनके साथ ये आसानी से आपका क्या हो जाएगा, एकीकृत हो जाएगा। क्या? डायरेक्ट फायरिंग नेविगेशन सिस्टम। डायरेक्ट फायर ये क्या है? ये दिखाई देने वाले लक्ष्यों जैसे कि ड्रोन हो गया और तत्काल हमले के लिए उन्नत थर्मल और ऑप्टिकल साइट्स का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? उन्नत थर्मल या फिर ऑप्टिकल साइट्स का उपयोग करता है। तो सिंपल सी बात यह है कि आपके जो सेना के उपकरण है, अगर उसमें आप जीपीएस का उपयोग करोगे तो हो सकता है वो जैम हो जाए युद्ध में, तो इसलिए हम उसका उपयोग नहीं करना चाह रहे। हम एक डायरेक्ट फायरिंग नेविगेशन सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जो कि उससे स्वायत्त काम करे, ठीक है। और भारत और फ्रांस के बीच में इसको लेकर समझौता हुआ है। आगे बढ़ते, SIRT-6 एक क्या है ये, इसके बारे में छोटी सी बात करते हैं। एंजाइम में क्यों न्यूज में आया है? शोधकर्ताओं ने SIRT-6 नामक एक एंजाइम से जुड़े महत्वपूर्ण आणविक तंत्र की पहचान की है। यह एंजाइम मस्तिष्क में वृद्ध होने, ब्रेन एजिंग और तंत्रिका क्षय को नियंत्रित करता है। क्या करता है ये?
ये तो न्यूज़ छोड़ दीजिए, ये SIRT6 एंजाइम क्या है इसके बारे में छोटा-सा ध्यान रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे ना टर्म के बारे में। SIRT6 या फिर सिटुइन-6 एक दीर्घायु से जुड़ा एंजाइम है, यानी कि आपकी उम्र कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, उससे जुड़ा एक आपका एंजाइम है। ये शरीर में एक मेटाबॉलिक स्विच की तरह कार्य करता है, साथ ही ट्रिप्टोफैन चयापचय, ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म के रक्षक के रूप में कार्य करता है। बहुत ज़्यादा टेक्निक है, देखिए इतना एग्जाम में हमारे आता नहीं जनरली। ट्रिप्टोफैन, अब ये ट्रिप्टोफैन क्या है? एक आवश्यक अमीनो एसिड है ये, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है। इसका उपयोग कोशिकीय ऊर्जा उत्पादन, कोशिका में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है उसके लिए, और सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर उत्पन्न करने में किया था। किसका उपयोग? ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म का। ये ट्रांसमीटर मनोदशा, नींद या फिर तंत्रिका स्थिरता को नियंत्रित करते हैं। यानी कि ये जो अब क्या है इसमें आपका SIRT6 जो है वो किसके रक्षक के रूप में काम करता है? ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म। अब ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म क्या है? एक आवश्यक अमीनो एसिड है जो कि कोशिकीय ऊर्जा का उत्पादन करता है, साथ साथ में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर उत्पन्न करता है। ठीक है, अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये क्या करते हैं कि हमारी मनोदशा क्या है, नींद क्या है और तंत्रिका स्थिरता को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, कार्य क्या है इसके SIRT6 के? अगर SIRT6 जो है वो सक्रिय होता है तो ट्रिप्टोफैन का विवरण सही ढंग से होता है, यानी कि ट्रिप्टोफैन जो है उसका वितरण सही ढंग से होता है और यह कोशिकीय ऊर्जा उत्पादन और सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बनाने वाले मार्गों के बीच में संतुलन बनाता है, अगर इसका सक्रिय रहता है तो। अगर सक्रियता कम होती है तो उम्र बढ़ने के साथ जब SIRT6 की सक्रियता कम खो जाती है तो ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है और इसके परिणाम स्वरूप ऐसे बाई प्रोडक्ट बनते हैं जो तंत्रिका कोशिकाओं के लिए विषाक्त होते हैं। क्या है ये, आप इतना ध्यान रखिएगा, दीर्घायु से जुड़ा हुआ एक एंजाइम है ये लाइन, इसके अलावा खास मत ध्यान रखिए, है ना। हमारी एज से रिलेटेड है ये, अगर इसका संतुलन बना रहेगा तो हमारी एज ठीक ठाक मात्रा में ज्यादा दिन दिखेगी, मेटाबॉलिज्म ठीक काम करेगा। अगर ये कम सक्रिय है, नहीं बन रहा है, तो हमारी जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो खराब हो जाएगा और हमारी तंत्रिकाओं में विषाक्त जो है वो होने लग जाएगी। ठीक है, ओके। तो आज की हमारी आपकी जितनी भी महत्वपूर्ण न्यूज़ थी, 4 मेन न्यूज़ थी और कुछ शॉर्ट न्यूज़ थी, उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल से चर्चा करी है। उम्मीद है ये सेशन आपकी आने वाली एग्जाम की तैयारी के लिए लाभदायक होगा और ऐसे ही अन्य सेशन देखने के लिए जुड़े रहिए विजन आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।